डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। All living cells have to be provided with nutrients, oxygen and removed waste और हार्मफुल सब्सटेंसेस। जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं शरीर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो दे चाहे वो, तो उनको न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम सप्लाई करना पड़ता है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, और जो वेस्ट मटेरियल वो पैदा करती हैं हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं तो उनको वहां से निकालना पड़ता है। नीड ए एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड फ्रॉम सेल्स। तो जो एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म चाहिए होता है ताकि जो ये अलग अलग सब्सटेंस है इनको मूव करवाया जा सके सेल की तरफ, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है हार्मफुल सब्सटेंस है उनको हम सेल से बाहर निकाल सकें। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर ट्रांसपोर्ट। अलग अलग जो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं, अलग अलग फाइलम हैं, अलग अलग क्लास हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स ने अलग अलग जो मैकेनिज्म्स हैं वो वो फॉलो करते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस, सिलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। जैसे हमने एनिमल किंगडम में डिस्कस किया था, फाइलम पोरिफेरा है, उसके अंदर वाटर सर्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम जिसको बोलते हैं। जो सिलेंट्रेटा है उनके अंदर भी जो वाटर है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है वो सप्लाई करता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन दियर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज़्यादा हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है, जैसे ब्लड होता है, और वो पूरे बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के साथ में जो और भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं, तो उनके अंदर जो ब्लड है वो सबसे कॉमन एक फ्लूइड टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम करता है। लिम्फ आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ब्लड के साथ में जो लिम्फ होता है, टिश्यू फ्लूइड जिसको बोलते हैं, सेल के बीच में पाया जाता है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। उसके बाद सबसे पहले ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक भाग है। जैसे हमने स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज है, ब्लड है, बोन्स हैं, अलग अलग डिस्कस किए थे, तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, जो कि मैट्रिक्स लिए होता है, मतलब एक लिक्विड मटेरियल होता है, प्लाज्मा होता है इसके अंदर, और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट भी होते हैं। तो प्लाज्मा डिस्कस करते हैं। स्ट्रा कलर्ड, स्ट्रा मतलब जो भूसा होता है, मतलब जो येलो इस कलर का एक फ्लूइड होता है। विस्कस फ्लूइड मतलब गाढ़ा पदार्थ होता है, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 55% भाग है वो प्लाज्मा ही बनाता है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। 90 से लेके 92% तक तो प्लाज्मा में पानी ही होता है। एंड कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि 6 से 8% बनाते हैं, जैसे फाइब्रोनिजिन है, ग्लोबुलिन्स हैं, एल्ब्यूमिन्स हैं। ये कुछ प्रोटीन होते हैं। जैसे फाइब्रोनिजिन है, फाइब्रोनोजिन्स क्या करते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की कोलोटिंग बनाने में मदद करते हैं। जब भी इंजरी वगैरह हो जाती है तो ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो, तो उस केस में ब्लड क्लोटिंग का काम फाइब्रोनोजेंस का होता है। ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें रोल प्ले करते हैं। एल्ब्यूमिन क्या होते हैं, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, जो आयन का बैलेंस बना के रखना है बॉडी के अंदर, तो उनको ओस्मो रेगुलेशन का काम जैसे किडनी भी करती हैं, तो साथ में ऑस्मोटिक बैलेंस का काम, आयन का बैलेंस का काम एल्ब्यूमिन्स भी करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन। तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स के अलावा कुछ आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लाइपिड्स विच आर
ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। और साथ में जो ब्लड है वो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग अलग कंपोनेंट जब वो रिसीव करता है तो इनको सेल के पास पहुंचाने का काम करता है, तो ये भी ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लाइपिड्स हैं, लिपिड्स हैं, तो ये भी ट्रांजिट का मतलब होता है कम टाइम तक ये ब्लड में रहते हैं, उसके बाद इनको जहाँ पे पहुंचाना होता है ब्लड उसको पहुंचा देता है। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन इनएक्टिव फॉर्म। तो साथ में प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लगभग 12 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लोटिंग में। तो वो भी इनएक्टिव फॉर्म में क्यों? क्योंकि जब वो इंजरी वगैरह हो जाती है तभी वो एक्टिव होते हैं, उसके अलावा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। यदि हम क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें इसमें प्लाज्मा में से, तो उसको सीरम बोला जाता है। तो सीरम को हम कई जगह पे जैसे सीरम लैब होती हैं तो जहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह के लिए सीरम यूज भी किया जाता है, सीरम थेरेपी भी होती है। उसके बाद है फॉर्म्ड एलिमेंट देखेंगे हम, और उससे पहले पीक है वो देखते हैं। जैसे कि ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल्स में हम देख सकते हैं जब माइक्रोस्कोपिक पिक ली जाती है तो उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है जो कि स्ट्रा कलर्ड है, उसके बाद आरबीसी हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो काफ़ी अलग अलग टाइप की होती हैं। बाकी जो ये येलो स्ट्रक्चर दिख रही हैं आपको, ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करती हैं? जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। उसके बाद है जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं जैसे 55% की बात करिए तो ब्लड का 55% तो प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा में वाटर हो सकता है, वाटर 90 to 92% होता है, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेज, जबकि 1% इसके अंदर प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स बनाती हैं, और जबकि जो 44% होता है जो वो आरबीसी का होता है। तो इसी 42% की वजह से 44% की वजह से जो हमको ब्लड है, ब्लड का कलर है वो रेड दिखाई देता है। उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स बढ़ते हैं सबसे पहले, रेड ब्लड सेल्स जो फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ब्लड में। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, ब्लड में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं सब में सबसे ज्यादा एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ए हेल्थी एडल्ट मैन हैज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। ब्लड को जब हम अलग अलग सैंपल देखते हैं तो ये बिल्कुल छोटी इकाई है। पर मिलीमीटर क्यूब का मतलब है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर ब्लड में जब हम काउंट करते हैं तो ये काउंटिंग भी की जाती है एरिथ्रोसाइट्स की, अलग अलग टेस्ट भी किए जाते हैं। तो जब एरिथ्रोसाइट काउंट किया जाता है तो ये कितनी होती है नॉर्मल पर्सन में? 5 मिलियन से लेके, मतलब 50 लाख से लेके 55 लाख तक 1 मिलीमीटर ब्लड में पाई जा सकती हैं। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द अडल्ट। तो एरिथ्रोसाइट जो आरबीसी होती हैं तो वो अडल्ट के अंदर बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो क्या होती है? एक खाली जगह होती है जो कि लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है, जैसे फीमर बोन होती है जांग की हड्डी उसमें, और काफी सारी बोन्स में बोन मैरो पाई जाती है। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। तो ज्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, एकमात्र ऐसी सेल होती है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। एंड बाइकनकेव इन शेप, दोनों साइड से कनकेव शेप की एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और जो इसके अंदर रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसके पास आयरन होता है और रेड इसका कलर होता है। ए हेल्थी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 100 मिलीमीटर ब्लड में जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके 12 से लेकर 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो पाया जाता है। और इससे यदि कम होता है तो अरक्तता उसको बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उसकी मतलब लोहे की कमी हो जाती है, या फिर अरक्तता बोलते हैं, एनीमिया की डिजीज भी बोल सकते हैं। प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। तो हीमोग्लोबिन का मेन रोल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था इसके बारे में। उसके बाद है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो इनका जो ये लाइफ स्पैन होता है कितने टाइम तक ये जीवित रहती हैं? 120 दिन तक जीवित रहती हैं ये। और उसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय होती हैं तो इनको स्प्लीन के अंदर भेज दिया जाता है। और स्प्लीन क्या है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड क्या होता है? मुर्दाघर, जहाँ पे मतलब मरने के बाद पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे आरबीसी होती हैं, तो इनको जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो इनको स्प्लीन के अंदर भेजा जाता है।
उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स इनको बोलते हैं, और कलरलेस होते हैं ये, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता और ये बहुत कम टाइम तक ही सर्वाइव कर पाती हैं, 120 दिन मतलब 3-4 महीने तक जीवित नहीं रहती, मतलब बहुत कम टाइम होता है इनके आरबीसी के कंपैरिजन में। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड आर रिलेटिवली डेंसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। तो 1 मिलीमीटर ब्लड में 6000 से लेके 8000 इनकी संख्या होती है, बहुत कम होती है यदि आरबीसी के साथ। वहाँ पे हमने देखा था 50 लाख से लेके 55 लाख तक थी, यहाँ पे तो 1000 में ही है। और जो न्यूक्लिएटेड होती हैं और ये रिलेटिवली डेंसर लेसर इन नंबर, मतलब कम होती हैं ये संख्या में आरबीसी के कंपैरिजन में यदि बात करें। टू मेन कैटेगरी, दो इसके अलग अलग कैटेगरीज में पाई जाती हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल्स जैसी, दाने से जैसी दिखाई देती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसाइनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। और ए ग्रैन्युलोसाइट क्या होती हैं, जो ग्रैन्यूल जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती जिनकी, जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। जैसे न्यूट्रोफाइल्स हैं, ये मोस्ट अबंडेंट सेल होती हैं, टोटल डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा जो सेल है न्यूट्रोफाइल्स पाई जाती हैं। ये 60 से 65% है, जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का उसका 60 से 65% बनाती हैं। न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट्स होती हैं जो, वो 6 to 8% आर फैगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉयड फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। जो मोनोसाइट्स हैं वो 6 से 8% बनाती है डब्ल्यूबीसी का, और दोनों ये न्यूट्रोफाइल और जो मोनोसाइट्स हैं ये क्या करती हैं, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उनको फैगोसाइटिक का मतलब उनको निगल जाती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं, जो भी हमारी ये डब्ल्यूबीसी होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। बेसोफिल्स लीस्ट, ये बहुत ही कम मात्रा में रहती हैं, जैसे 0.5 से लेकर 1% जो डब्ल्यूबीसी का ये बनाती हैं। सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मतलब है जब बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह अपने शरीर में एंटर करते हैं, तो उनसे जब लड़ते हैं ये सेल्स, तो उस केस में जो एक रिस्पॉन्स तैयार होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे फीवर वगैरह हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को जो शरीर में जो करवाया जाता है वो बेसोफिल्स के द्वारा करवाया जाता है, और बेसोफिल किन सब्सटेंस को छोड़ के करवाती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपरिन। तो सब्सटेंस के नाम भी ध्यान रखें, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को शो करते हैं। इओसाइनोफिल्स ये 2 से 3% बनाती हैं। रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये संक्रमण को रोकती है अपनी बॉडी में, और एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक जितनी भी एलर्जी से रिलेटेड जितने बॉडी में रिस्पॉन्ड आएंगे, तो वो सारे इओसाइनोफिल्स के द्वारा ही किए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स, ये 20 to 25%, जो 20 से 25% भाग है जो वो बनाती हैं। और ये दो प्रकार की सेल्स होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करती है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता वो प्रोवाइड करती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फ के अंदर पाई जाती हैं ज़्यादातर। और लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड होता है। उसके बाद है ल्यूकोसाइट्स, को हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आ जाती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आ जाती हैं, जबकि ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर क्या आ जाती हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसाइनोफिल्स। तो इनके अंदर जो सेल्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने से पाए जाते हैं, जैसे इन सेल्स में हम देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स हैं। ये बिल्कुल साफ होती है, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, इसलिए इनको ए ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। उसके बाद जो रियलिस्टिक पिक है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बेसोफिल्स ऐसी दिखाई देती हैं, इओसाइनोफिल्स की स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रोफाइल्स हैं, ये मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स में बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब अलग अलग लोब पाए जाते हैं। ये लिम्फोसाइट की स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर्स सारी क्या है, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी की है, जबकि जो हम रेड कलर के पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है, ये आरबीसी हैं। तो आरबीसी काफी नंबर में पाई जाती हैं और डब्ल्यूबीसी बहुत कम। तो इनका यदि हम रेशो देखें तो 1:600 होता है, मतलब यदि एक आरबीसी, मतलब एक यदि डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी तो उसके सराउंडिंग में 600 आरबीसी पाई जाती हैं। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो। बोन मैरो से कुछ सेल फ्रैगमेंट्स, मतलब सेल के टुकड़े से दिखाई देते हैं, टुकड़े से बनते हैं, जो मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, उनसे बनती हैं।
और इनकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में ये पाई जा सकती हैं। रिलीज सब्सटेंस फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ये ऐसे सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं, मतलब रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। जब भी इंजरी हो जाती है तो ब्लड लॉस को बचाने के लिए इंजरी साइट पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। रिडक्शन इन दियर नंबर काज क्लोटिंग डिसऑर्डर्स लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, तो यदि इनके नंबर में कमी हो जाती है, जैसे प्लेटलेट्स घट जाती हैं डेंगू फीवर के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, यदि इंजरी वगैरह हुई उस टाइम पे पर्सन को, तो उसके अंदर इंजरी में क्लोटिंग वगैरह नहीं होगी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस उसका होएगा, जिसकी वजह से बीपी लो होएगा शुरुआत में, और उसके बाद यदि नहीं संभाला जाए पर्सन को तो डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है जो ब्लड क्लोटिंग करती हैं वो हम देख सकते हैं, तो जो ये अलग अलग टाइप की सेल्स एंड फ्रैगमेंट से दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जो WBC हैं वो भी एक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाती हैं और जिसकी वजह से क्लोटिंग है वो देखने को मिलती है। और ये हैं हमारी क्या, प्लेटलेट्स, जो कि न्यूक्लियस से टाइप की होती हैं ताकि ये कहीं ना कहीं फंस सके आसानी से, मतलब फाइबर्स के अंदर ये एकजुट हो सकें, तो उनके लिए इनकी जो स्ट्रक्चर है हुक शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं। और जो एक ब्लड क्लोट है माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो ब्लड क्लोट इस टाइप का दिखाई देता है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी RBC भी होती हैं, फाइबर्स होते हैं, और मेन काम ये किसके द्वारा किया जाता है, इन कनेक्टिंग्स जो इनके पास जो स्ट्रक्चर होती हैं तो उनके द्वारा ये एकजुट हो जाती हैं तो ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं। उसके बाद है ABO ग्रुपिंग, मतलब जो AB या फिर O ब्लड ग्रुप, हम अलग अलग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन A एंड B। तो एंटीजन्स होते हैं ये सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं RBC की सरफेस पे, और इन्हीं की प्रेजेंस अब्सेंस के बेस पे जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 प्रकार के, मेनली 4 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं, एंड 2 नेचुरल एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स, और साथ में 2 नेचुरल एंटीबॉडी भी पाई जाती हैं जो कि इनके रिस्पॉन्स में पैदा होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप, तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी जिस भी टाइप के पर्सन में मिलेगी तो उनके जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 प्रकार के मिलेंगे। ए मिल सकता है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप अलग अलग पाए जा सकते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप अलग अलग बना क्यों रखे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मतलब किसी पर्सन के ब्लड वगैरह है उसको कमी है तो उसको ब्लड दिया जाता है, तो ब्लड ऑफ ए डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब जो भी डोनर होता है, डोनेट करता है ब्लड, और जिस पर्सन को ब्लड चढ़ाना है तो उनके ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है चढ़ाने से पहले, ताकि क्या ना हो, टू अवॉइड सेवरल प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। यदि मैचिंग ना करें, यदि ब्लड ग्रुप है वैसे ही अपोजिट चढ़ जाएं, जैसे A वाले को B का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो इससे क्या हो सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी उनके बीच में इंटरेक्शन होगी और जिसकी वजह से क्लम्पिंग का मतलब है ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी कोएगुलेशन होनी शुरू हो जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, और जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होगी और जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगी, जिससे कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी हो सकता है। यूनिवर्सल डोनर, जो सबको डोनेट कर सकता है ब्लड, वो O ब्लड ग्रुप होता है जो कि किसी भी पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट के अंदर AB ब्लड ग्रुप होता है, वो किसी भी पर्सन से जो ब्लड है वो रिसीव कर सकता है, उसको कोई भी इस टाइप की जो ये क्लम्पिंग टाइप की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, किसी भी पर्सन का ब्लड उसको चढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है जो हम अलग अलग ब्लड ग्रुप देखते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो किस बेस पे होता है, जैसे रेड ब्लड सेल टाइप होती हैं ये RBC, और ये A ब्लड ग्रुप है, ये B है, ये AB है, और ये ग्रुप O है। तो इनके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज जो पाई जाती हैं किसके अंदर, A ब्लड ग्रुप के अंदर, वो B होती हैं। एंटीजन इसके अंदर क्या पाया जाता है, वो A टाइप का पाया जाता है। देख सकते हैं हम जो RBC के ऊपर जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर लगी हुई हैं, तो ये सरफेस पे पाई जाती हैं और ये किस टाइप की हैं, बोल्ट जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये A एंटीजन को शो करती हैं। तो A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन होता है, B एंटीबॉडी होती है, अपोजिट होते हैं। यदि एक जैसे हो गए तो ये क्या कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्लम्पिंग हो सकती है। तो ये हमें अपोजिट मिलेंगे। B ब्लड ग्रुप में B एंटीबॉडी है, नहीं B एंटीजन है, जैसे ये अलग स्ट्रक्चर बना रखी है इसकी, और जबकि इसके पास एंटीबॉडी A है। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इसके पास दोनों क्या होती हैं, एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन्स दोनों मिलेंगे A एंड B, और जबकि इसके पास एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होती, नन,
और जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों मिलेगी, जबकि एंटीजन दोनों अब्सेंट होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्क्वायर स्ट्रक्चर है, ए बी में दोनों स्ट्रक्चर हैं आरबीसी के ऊपर, और जबकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडीज के पास दोनों पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है वो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाता है बॉडी में तो उसको किल करने में ये रोल प्ले करती हैं। उसके बाद ये है ब्लड ग्रुप टेस्टिंग। तो ब्लड ग्रुप टेस्टिंग किट आती है एक, जिसके अंदर एक तो एंटी ए सॉल्यूशन होता है, एक एंटी बी होता है, एक एंटी डी होता है, या फिर एंटी ए प्लस बी भी बोल देते हैं इसको। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप है वो टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग कैसे की जाती है, स्लाइड के ऊपर किसी भी पर्सन की ब्लड ग्रुप जो ब्लड की 3 ड्रॉप ली जाती हैं बिल्कुल स्मॉल पोर्शन में, और तीनों ड्रॉप्स में हम क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन है वो एक एक करके इनकी एक एक बूंद मिला देते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि कोएगुलेशन कहाँ पे होता है। जैसे कि हम पहले वाले केस में देख सकते हैं, जो ब्लड है जब हमने तीनों सैंपल मिलाए, जैसे शुरुआत में तो एक एक बूंद ब्लड की रखी है इसमें, और उसके बाद इनकी एक एक ड्रॉप जो एंटी ए की ड्रॉप डाली है पहले सैंपल में, दूसरे सैंपल में एक ही पर्सन का सैंपल है तीनों के तीनों, उसके बाद दूसरे पर्सन के सैंपल है। तो जब हम रिजल्ट देखते हैं तो जैसे ए वाला जो ब्लू कलर का होता है जो एंटी ए है, एंटी बी येलो कलर का होता है, और एंटी डी ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब ये ड्रॉप मिलाई है, ड्रॉप को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है उनको, उसके बाद चेक किया जाता है ग्रैन्यूल्स कहाँ पे बने हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं जब एंटी ए मिलाया है इसमें तो ग्रैन्यूल्स बन चुके हैं यहाँ पे, और जो बी है यहाँ पे कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिखाई देंगे, और जबकि यहाँ पे डी है, डी ये पॉजिटिव नेगेटिव को शो करता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जहाँ पे यदि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं तो पॉजिटिव नेचर आएगी, यदि ग्रैन्यूल्स नहीं बन जाते हैं तो नेगेटिव नेचर आती है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है जो सब फर्स्ट पर्सन है इसका क्या है, ए के अंदर यदि ग्रैन्यूल्स बने हैं तो ए ब्लड ग्रुप तो है उसके अंदर, बी के अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है तो बी नहीं है, और डी यदि ग्रैन्यूल्स बना रहा है तो इसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। जबकि बी के अंदर हम देख सकते हैं ए वाले ने कोई ग्रैन्यूल्स नहीं बनाए हैं, बी जो एंटी बी है उसने ग्रैन्यूल्स बना लिए, और यहाँ भी ग्रैन्यूल्स हैं तो ये बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। इसी प्रकार से ये 8 अलग अलग केस बनते हैं, वैसे 4 दिखा रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किसी ने बात नहीं कर रखी हालांकि, लेकिन हम समझ सकते हैं लैब के अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, और ये चीज़ बड़ी जर्नल सी है, ये पता भी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जो ए ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ग्रैन्यूल्स बने हुए हैं, बी में भी ग्रैन्यूल्स हैं और सी में भी ग्रैन्यूल्स है। तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाता है, यदि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स नहीं बनते तो ए बी नेगेटिव बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ पे हर केस में क्या है ग्रैन्यूल्स बने हैं तो पॉजिटिव केस हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम ना तो एक ने ग्रैन्यूल्स बनाए हैं, ना बी ने बनाए हैं, ना जो डी है उसने बनाए हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे, और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबसे रेयरेस्ट है। तो जो हम पॉजिटिव नेगेटिव 3 केस पॉजिटिव के हैं, एक नेगेटिव का है, और ग्रैन्यूल्स कहाँ पे बन रहे हैं कहाँ पे नहीं बन रहे उसी बेस पे ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया जाता है, और एक ब्लड ग्रुप टेस्टिंग किट होती है जिसके अंदर ये तीनों जो सॉल्यूशन है आते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद जो कौन सा पर्सन है कि इसको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, जैसे ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव है वो किसको डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव पॉजिटिव ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वो केवल पॉजिटिव वालों को डोनेट करेगा, जैसे देख सकते हैं हम ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। उसके बाद बी नेगेटिव है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वालों दोनों को दे सकता है, जैसे कि बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव है जो पॉजिटिव वालों को डोनेट करेगा, जैसे कि ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव इनको डोनेट कर सकता है, और ओ नेगेटिव एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको डोनेट कर सकता है। वैसे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों यूनिवर्सल में आते हैं, लेकिन उनमें भी ए नेगेटिव ओ नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है किसी को भी। ए बी पॉजिटिव केवल ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, और ए बी नेगेटिव है वो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव वाला होता है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला होता है वो केवल पॉजिटिव वालों को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इस मूविंग पिक से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। उसके बाद है आर एच ग्रुपिंग, जो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे थे वो आर एच फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है।
RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रेसिस मंकीज। रेसिस एक प्रजाति है बंदरों की, उनके अंदर ये पहले पाया जाता था और वहीं से इंसान के अंदर आया है। ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ 80% ऑफ द ह्यूमंस। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका 80% तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही देखने को मिलता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप केवल 20% लोगों में ही पाए जाएंगे। जैसे यदि अपनी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में 80 जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं, बाकी 20 बच्चों के ब्लड ग्रुप नेगेटिव मिलेंगे। वो नेगेटिव ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी, ए बी नेगेटिव भी, ओ नेगेटिव भी, और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये 80% लोगों में पाया जाता है। RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन में जैसे हमने देखा था भाई ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ये मैच होने चाहिए जब भी ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। और एक मूविंग डायग्राम से हमने देखा था कि कौन सा पर्सन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो मैचिंग जरूरी होती है। और उसके साथ में जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो मैचिंग है ना, इसकी भी मैचिंग बड़ा जरूरी होती है, क्योंकि यदि पॉजिटिव वाले पर्सन को नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप हम, नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव वाले को डोनेट किया जा सकता है वैसे, लेकिन यदि नेगेटिव वाला पर्सन है उसको हम पॉजिटिव वाला ब्लड डोनेट देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। तो एंटीजन के प्रति उसका शरीर है जो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगी, कोएगुलेशन होएगा और पर्सन को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ ए फीटस। यदि इन दोनों का जो ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, कई बार केसेज होता है कि मदर RH नेगेटिव है जबकि बच्चा उसके अंदर जो डेवलप हो रहा है वो RH पॉजिटिव हो सकता है। RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आसानी से डेवलप कर सकता है, क्योंकि वो दोनों ब्लड हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा सेपरेट किए गए होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही पहले बच्चे की डिलीवरी होगी तो एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो जो ब्लड लॉस होता है थोड़ी सी इंजरी वगैरह से, तो उसमें क्या है, मदर का जो ब्लड है और बच्चे का ब्लड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन केसेज मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन्स इन हर ब्लड। तो जिससे क्या होता है, माता का जो ब्लड है उसके अंदर RH एंटीजन जो बच्चे के शरीर से गए हैं उनके प्रति एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। और इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जैसे ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उस केस में मदर के पास पहले से ही एंटीबॉडीज बनी हुई हैं RH नेगेटिव के प्रति, और वो ब्लड के अंदर लीक कर सकती हैं किसके टाइम, फीटस में जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो वहां पे लीक कर जाती हैं एंटीबॉडी। और जिससे क्या हो सकता है, जो आरबीसी है किसकी, फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, मतलब उनको एक फॉरेन मटेरियल के तरीके से ट्रीट करती हैं, और उनको लगता है कि कोई ना कोई फॉरेन मटेरियल है ये, जिसकी वजह से जैसे बैक्टीरिया वायरस के प्रति बॉडी ट्रीट करती है उसी तरीके से उसको ट्रीट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी जाएंगी वहाँ पे और फीटल की आरबीसी है उसको ख़त्म कर सकती हैं, जिसकी वजह से विच कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड काज सेवरल एनीमिया एंड जेंडिस टू द बेबी। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हानिकारक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एरकता की बीमारी हो सकती है, जोंडिस मतलब पीलिया हो सकता है बच्चे को, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस। तो ये डिजीज है जो कि सेकंड प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो यदि मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी है तो उसमें डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि भाई सेकंड डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड टेस्टिंग से, तो उसके बाद जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है उसी टाइम पे जो मदर का ब्लड है उसके अंदर जो anti-RH एंटीबॉडी को भेज दिया जाता है, जो कि एंटीबॉडीज हैं वो बनने नहीं देती हैं, जो कि सेकंड टाइम पे जब डिलीवरी होती है उस केस में बच्चे को बचा लेती हैं। तो ये है RH ग्रुपिंग, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके अंदर भी, और इसकी वजह से जो डिजीज है RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग की वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस हो सकती है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड से। ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रूमा। यदि कोई इंजरी वगैरह हो जाती है शरीर में, कहीं चोट वगैरह लग जाती है, तो उस केस में जो ब्लड क्लोटिंग है वो शो की जाती है। कोएगुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना, ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है।
टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। किस क्यों होता है ये? ताकि ब्लड है वो ज़्यादा लॉस ना हो पाए बॉडी से। क्लोट एंड कोएगुलम क्या होता है ये? डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ब्लड क्लोटिंग होती है तो उसके बाद एक डार्क कलर का डार्क रेडिश मतलब गहरे लाल रंग का, और ब्राउन कलर भी होता है। स्कम एक बनता है जो कि कुछ टाइम के बाद बनता है, जो इंजरी के बाद। फॉर्म्ड मेनली ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स एंड कॉल्ड फाइब्रिन। तो ये दागों से बनता है, जाल होता है यहाँ पे एक दागों का जाल, जिसको फाइब्रिन बोला जाता है। विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। जहाँ पे जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, वो उसमें फंस जाती हैं और वो डेड हो जाती हैं। तो उनसे बनता है ये क्लोट या कोएगुलम। पूछ लिया जाता है कई बार एक नंबर में, तो हम इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन होता कैसे है, ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है? एन इंजरी और ट्रूमा स्टिमुलेट्स प्लेटलेट्स इन द ब्लड। तो जो इंजरी होती है, ट्रूमा का मतलब कोई भी बॉडी ऑर्गन वगैरह डैमेज हो जाता है का, जब जो एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से, जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी ट्रॉमा सेंटर होते हैं जो कि एक्सीडेंटल केस को देखते हैं। तो वो जब इंजरी वगैरह होती है तो उसकी वजह से जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। विच रिलीज सर्टेन फैक्टर, जो कि कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं वो रिलीज होंगे, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। विच एक्टिव कोएगुलेशन प्रोसेस, जो कि ये कोएगुलेशन प्रोसेस है, जो ब्लड के थक्का जमाने की प्रोसेस है उसको शुरू कर देते हैं। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव बाय एंजाइम थ्रोबिन। तो जो फाइब्रिन है वो पहले इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, किसके द्वारा? एक एंजाइम काम करता है, थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोथ्रोम्बिन बाय थ्रोम्बोकाइनेज। और जो थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि थ्रोम्बिन को एक्टिव फॉर्म में लेके आता है, किसमें से? प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म होती है थ्रोम्बिन की, और दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर काफी सारे जो फैक्टर हैं, जैसे 12 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लोटिंग में, वो एक के बाद एक एक्टिवेट होता है, फिर वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, फिर तीसरे को एक्टिवेट, इस तरीके से एक एक्टिवेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। इसके अंदर काफी सारे फैक्टर हैं जो इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। कैल्शियम आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। जो कैल्शियम आयन होते हैं वो भी ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कौन सा आयन है वो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम यहाँ पे पिक से देखते हैं, मूविंग डायग्राम से, जैसे ही कोई इंजरी हुई तो इंजरी होने के बाद जैसे ही ब्लड वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में तो इंजरी वाली साइट पे कुछ जो ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो आके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो फाइबर्स वगैरह बनते हैं अलग अलग, उनकी जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है, कोएगुलम बनता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंजरी है उसको ढक लिया जाता है ताकि जो ब्लड है वहां से लॉस ना हो। तो ये बाहर का व्यू है ब्लड वेसल का, ये अंदर का व्यू है। तो अंदर जो अलग अलग एलिमेंट मूव कर रहे हैं तो वो वहां पे आके वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो इंजरी वाली साइट है उसको ढक लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। उसके बाद है लिम्फ। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं क्योंकि ये टिश्यू में पाया जाता है। जब भी इंजरी होती है तो जो व्हाइटिश कलर का जो सब्सटेंस निकलता है तो वो लिम्फ ही होता है। तो फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी भी अलग अलग वेसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ ही प्रेजेंट होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। तो इसका कोई रंग नहीं होता, और इसमें कुछ स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। जो हमने बी एंड टी लिम्फोसाइट देखी थी, वो क्या करती हैं? इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करती हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में मदद करती हैं। हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। तो ये समझ सकते हैं कि ये प्लाज्मा ही होता है एक प्रकार का, और जितने भी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी अलग अलग कंपोनेंट हमने प्लाज्मा में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे, वही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर भी पाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड द सेल। तो इसका काम क्या करता है? ये ब्लड और सेल्स के बीच में जितना भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, जो भी पोषक तत्व इसने ब्लड से और सेल के पास पहुंचाने हैं, तो एक मिडलमैन का काम करता है ये। मिडलमैन मतलब जैसे बिचौली आदमी होता है, तो इस तरीके से ये क्या करता है? दो अलग अलग कंपोनेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। और साथ में ये क्या करता है? जो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके कैरियर का भी काम करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द
लैक्टील्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, जो आंतों के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनके अंदर एक नेटवर्क पाया जाता है लिम्फ का, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा है, जिसको लैक्टियल्स बोलते हैं। तो उनके अंदर इसका काम क्या होता है, लिम्फ ये फैट को एब्जॉर्ब करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कलेक्ट फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक इलेबोरेट का मतलब एक बहुत फैला हुआ एक जाल होता है अलग अलग वेसल्स का, जो कि पूरी बॉडी से फ्लूइड को इकट्ठा करता है और उसको वापस किसके अंदर भेज देता है, मेजर वेन्स होती हैं, जो जो वेन्स आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर पूरे जो बॉडी फ्लूइड को भेजने का काम करता है। बनता कैसे है ये, वैन ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, जब टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बिल्कुल फाइन ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज क्या होती हैं, बिल्कुल वन लेयर थिक होती हैं, एक सेल की थिकनेस होती है उनकी वाल के अंदर, और जिसकी वजह से सम वाटर अलोंग विद सोल्यूबल सब्सटेंस मूव इनटू स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, जिसकी वजह से जो वाटर है और कुछ सोल्यूबल सब्सटेंस है वो इन कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है प्रेशर की वजह से, और वो सेल्स के बीच में चला जाता है। फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और जो ये फ्लूइड है सेल्स के बीच में जो भर जाता है, तो उसको इंटरस्टिशियल का मतलब है बिटवीन द सेल्स, जो खाली जगह होती हैं तो उनके अंदर ये फिल हो जाता है, और इसी वजह से इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। उसके बाद है जो लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में हम देखते हैं, तो इस तरीके से नेटवर्क होता है, ये बहुत छोटी छोटी फाइन सी ब्लड जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, और कुछ जगह पे नोड्स बनाती हैं, जैसे गांठे से बनी हुई हैं अलग अलग जगह पे, तो लिम्फ नोड्स कहते हैं इनको। और ये क्या होती हैं, जो अलग अलग वेसल्स हैं उनके इकट्ठे होने की वजह से एक सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम में ये रोल प्ले करती हैं मेनली। और जो हम देख सकते हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये अलग अलग क्या है, ये वाइट वाला जो पोर्शन है वो हमारी लिम्फ वेसल्स हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो ब्लड है, जो रेड वाले पोर्शन में तो ब्लड फ्लो करता है, और जबकि इनके अंदर जो लिम्फ है वो फ्लो करता है। तो इनमें न्यूट्रिएंट्स का ही रोल होता है, जैसे ब्लड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ऐसे ही लिम्फ का भी काम यही होता है। इसी प्रकार से हम अलग अलग जो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लू एंड रेड कलर का जो पोर्शन है वो तो ब्लड वेसल्स हैं, और जबकि जो व्हाइट कलर के पोर्शन हमको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो दोनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं ये। उसके बाद है सर्कुलेटरी पाथवेज। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज आर ओपन एंड क्लोज, मतलब जो ब्लड है वो किस तरीके से फ्लो होता है बॉडी के अंदर, वो दो तरीके से फ्लो होएगा। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, जिसके अंदर जो ब्लड है पासिज थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी। यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं पाई जाती, ब्लड है वो हार्ट से बाहर निकलता है, वो बॉडी कैविटी में पूरी तरीके से फैल जाता है, उसमें जो सेल हैं वो डायरेक्ट बात करती हैं, मतलब स्पेशल टाइप की कोई वेसल वगैरह नहीं होती वहाँ पे। और जो बॉडी कैविटी जो ओपन स्पेस होते हैं उनको साइनेसिस बोलते हैं, जैसे कि अर्थ्रोपोडा मोलस्का, उनके अंदर हमने ये देखा भी है। जो किंगडम, जो अलग अलग किंगडम हम डिस्कस कर रहे थे, जो लोअर किंगडम है एनिमल किंगडम के अंदर जो लोअर फाइलम होते हैं उनके अंदर हमने ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था। और क्लोज्ड है जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जिसके अंदर जो ब्लड है वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब अलग अलग जो आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनके अंदर फ्लो करता है। जैसे एनालिडा से लेके जो कोर्डेट्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है। उसके बाद है अलग अलग जो चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट के अंदर, उसके बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। किसी के पास टू चैम्बर्ड हार्ट है, जैसे फीसिज हैं, इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होती है, और यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है एक कंप्लीट साइकिल के टाइम पे हार्ट में से ब्लड एक बार ही पास होता है। जब हम डबल सर्कुलेशन देखेंगे तो वहाँ पे ये और कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा अच्छे से। हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, जो हार्ट है वो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास लेके आएगा, और जो ब्लड फिर गिल्स के द्वारा, क्योंकि पीसीज में तो गिल्स होते हैं, उसको ऑक्सीजनेटेड कर लिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है, और उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर एकदम से किसके पास जाया जाता है, बॉडी पार्ट्स के पास ले जाया जाता है, हार्ट में दोबारा नहीं लेके जाया जाता उसको। हार्ट में ब्लड है वो एक बार ही पास होता है एक सिंगल सर्कुलेशन के टाइम पे। तो जहाँ पे जो वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, और एक बारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में जाता है तो वापस डीऑक्सीजनेटेड बन के वो हार्ट के पास वापस आ जाता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स।
एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स हैं उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसकी वजह से उनको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो दो एक लेफ्ट एट्रियम होता है, एक राइट एट्रियम होता है। एट्रियम दो होते हैं, वेंट्रिकल्स एक ही होता है। जैसे हार्ट के अलग अलग चैम्बर होते हैं, तो यहाँ पे 3 चैम्बर पाए जाते हैं। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है गिल से, और जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट से लेके आता है। उसके बाद ये दोनों के दोनों चैम्बर हैं एक जगह पे ओपन हो जाते हैं, और जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाता है, और वो मिक्स्ड ब्लड ही फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नहीं भेजा जाता, जिसकी वजह से इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं पाया जाता। डबल सर्कुलेशन टॉपिक हम जब लास्ट पार्ट में डिस्कस, इसमें लास्ट जो टॉपिक रहेगा इसी पार्ट में जब डिस्कस करेंगे तब अच्छे ढंग से क्लियरिफाई हो पाएगा। क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ये ऐसे जीव हैं जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इनके अंदर 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और डबल सर्कुलेशन यहाँ पे पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, तो जो लेफ्ट एट्रिया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है फेफड़ों में से, लंग्स में से, और जबकि जो राइट एट्रिया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग टिश्यू से रिसीव करती हैं। और उसके बाद ये दोनों के दोनों एट्रिया हैं वो जो भी ब्लड कलेक्ट करते हैं उसको वेंट्रिकल्स के अंदर भेज देते हैं अपनी अपनी साइड की तरफ। जैसे जो लेफ्ट है, लेफ्ट एट्रियम वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजता है, और राइट एट्रिया है जो राइट वेंट्रिकल के पास भेजता है। जो वेंट्रिकल्स हैं फिर वो क्या करते हैं, पंप कर जाते हैं ब्लड को विदाउट मिक्सिंग इट, तो इनको मिक्स नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट सेपरेट चलता है। दैट इज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, तो इन ऑर्गेनिजम्स में 2 अलग अलग प्रकार के जो सर्कुलेटरी पाथवेज हैं वो पाए जाते हैं, जो डबल सर्कुलेशन में हम देखेंगे। उसके बाद है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, एक हार्ट होता है जो कि पंपिंग ऑर्गन का काम करता है। ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, तो अलग अलग प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उसका पूरा एक जाल पाया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, जो एटरी जो अलग अलग होती हैं, जैसे आर्टरीज, वीन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड है एक जो कनेक्टिव टिश्यू काम करता है जो कि इन ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है, और जो पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट वो ब्लड को ही क्या करता है, पंप करता है पूरे शरीर से। हार्ट क्या है, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। ये मीजोडर्मल जो मीजोडर्म लेयर होती है, जैसे हमने जो किंगडम एनिमल किंगडम में देखा था ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसके अंदर 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, तो उनमें से एक मीजोडर्म होती है, और ये मीजोडर्म से ही बनता है ऑर्गन। जब फीटस डेवलप होता है तो उसके अंदर 3 अलग अलग जर्म लेयर हैं, अलग अलग ऑर्गन बनाती हैं, तो मीजोडर्म वो हार्ट बनाती है। और इसका जो साइज है वो क्लेंस्ड फिस्ट जैसा होता है, बंद मुट्ठी जैसे आकार का होता है। ये सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, जो थोरेसिक कैविटी है जो हमारा चेस्ट रीजन है उसके अंदर बिटवीन द 2 लंग्स, 2 फेफड़ों के बीच में, और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग, तो किसके द्वारा कवर होता है, एक पेरिकार्डियम एक लेयर होती है जो कि इसको बचा के रखती है। एनक्लोजिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो इसके अंदर साथ में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे, जरक वगैरह से, झटके वगैरह से। हैज 4 चैम्बर्स, इसके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर, 2 ऊपर छोटे चैम्बर होते हैं और जिनको एट्रिया बोलते हैं, जबकि 2 नीचे होते हैं बड़े चैम्बर होते हैं जो कि वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। उसके बाद है सेप्टम। सेप्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेप्टम का मतलब एक वाल बोल सकते हैं, दीवार जो कि अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। तो इंटर एट्रियल सेप्टम, ये क्या होता है, एक थिन मस्कुलर वाल सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। जो 2 एट्रिया होते हैं, एट्रियम होते हैं 2 ऊपर वाली साइड में जो हट के, उनको बीचों बीच एक वाल पाई जाती है जिसको इंटर एट्रियल, मतलब 2 एट्रियल के बीच में एक वाल होती है जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। इसी प्रकार से वेंट्रिकल्स के बीच में पाई जाती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, जो कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग अलग करती है। ये थोड़ी थिक वाल्ड होती है, मोटी वाल होती है ये, ऊपर वाली थिन, और ये थिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे
जब हम कार्डियक साइकिल देखेंगे उसके अंदर जो प्रेशर बिल्डअप किया जाता है हार्ट के द्वारा, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट में, सिकुड़ता है हार्ट, तो ज़्यादा प्रेशर वो वेंट्रिकल रीजन पे ही पड़ता है। उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, दोनों साइड में। तो ये भी एक थिक फाइब्रस टिश्यू सेपरेटेड एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन द सेम साइड, मतलब जो लेफ्ट एट्रियम है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ही वो सेपरेट होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही सेप्टम पाया जाता है। उसके बाद वाल्व, वाल्व क्या होते हैं, ये एक गेट होते हैं जो कि जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में बनाए रखने का काम करते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, ऐसे तीन टाइप के हैं। ट्राइकप्सिड वाल्व क्या होता है, थ्री मस्कुलर फ्लैप, तो इसमें तीन दरवाजे लगे होते हैं या फिर कप्स बोलते हैं उनको, गार्डिंग ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की साइड में ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, जबकि बाइकप्सिड वाल्व है जो वो बाइकप्सिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। उसी प्रकार से सेमी लूनार वाल्व होते हैं जो कि प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं जो कि जो वेंट्रिकल से ब्लड को हार्ट के पास लेके उसके लंग्स के पास लेके जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, और इसी प्रकार से अरोटा क्या करती है, जो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से जो ब्लड को अरोटा के जरिए डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में लेके जाती हैं, तो उनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है वाल्व का, अलोज फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में ये ब्लड का फ्लो बनाए रखने में मदद करते हैं। दैट इज प्रिवेंट एनी बैक फ्लो बैकवर्ड फ्लो, तो ये मतलब ब्लड एक बार आगे चला गया तो उसको पीछे नहीं आने देते हैं। इसके अलावा जो वाल्व हैं वो इनमें वीन्स में भी पाए जाते हैं, जबकि आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व नहीं पाया जाता। उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो नेटवर्क बोल रहे हैं ब्लड वेसल्स का नेटवर्क पाया जाता है, तो जो ब्लू कलर है वो वीन्स है, जो रेड कलर है वो आर्टरीज है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे इस हाथ में हमने केवल ब्लू कलर का पोर्शन दिखा रखा है तो इसका मतलब रेड नहीं है। तो ये तो बस सेपरेट करने के लिए है। पूरे के पूरे शरीर में ब्लू एंड रेड कलर की जो ये वेसल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। जिस तरीके का नेटवर्क यहाँ पे है तो यहाँ पे ब्लू भी इसी तरीके से है जैसे यहाँ पे है। वो तो इसलिए दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है यदि इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक नेटवर्क दिखाया जाए। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में, और थोरेसिक कैविटी में हम देख सकते हैं जो ये ब्रांचिंग पैटर्न एक ट्री टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, लंग्स के अंदर जो अलग अलग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो इसी के द्वारा शरीर के हर एक ऑर्गन तक जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के जरिए पूरे शरीर में जो पंप किया जाता है वो हार्ट के द्वारा किया जाता है। वो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग होता है उसका जो थोड़ा वॉल्यूम राइट वाले लंग से कम भी पाया जाता है। उसके बाद है जो ब्लड फ्लो होता है, ये आरबीसी दिखा रखी है ब्लड वेसल्स में किस तरीके से फ्लोइंग हो रही है, तो वो हम देख सकते हैं। उसके बाद जो हार्ट है वो पंपिंग कैसे करता है वो हम यहाँ पे बिल्कुल रियलिस्टिक पिक देख सकते हैं, जिसके अंदर जो ऊपर वाले चैम्बर हैं, जैसे ये वाले जो चैम्बर हैं ऊपर दोनों, उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। और जो एट्रियम दोनों एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं वो इंटर एट्रियल वाला इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। और जबकि वेंट्रिकल नीचे वाले पोर्शन होते हैं जो कि वाइडर पोर्शन होते हैं थोड़े, और जो कि क्या होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट होते हैं। और वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो राइट हैंड साइड है हार्ट की, राइट हैंड साइड ये वाली होती है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। जो हम देखने से हमको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हार्ट की राइट हैंड साइड मानी जाती है, तो उस साइड में ट्राइकप्सिड वाल्व होते हैं, जबकि यहाँ पे डाइकप्सिड वाल्व ही प्रेजेंट होते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो हार्ट का जो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो हम देख सकते हैं, और ये जिस तरीके से पंपिंग करता है तो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है। उसके बाद जो ब्लड फ्लोइंग होती है वो हम देख सकते हैं, जैसे ब्लू कलर का ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, सबसे पहले वो राइट हैंड साइड में लेके आया जाता है। जैसे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड को कहाँ से लेके आते हैं, अलग अलग टिश्यू से जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। उसको पहले किसके अंदर लेके आया जाता है, राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आ जाता है वो ट्राइकप्सिड वाल्व के जरिए। और उसके बाद जैसे ही ये वाल्व भर जाता है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, और कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होती है नीचे वाले चैम्बर की, और ब्लड देख सकते हैं दोनों साइड में एक साथ फिल होता जा रहा है।
ये वाला ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड है, रेड कलर का शो हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, इस साइड कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो वो पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं उनके जरिए लंग्स के अंदर भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। और जबकि इस साइड में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो अरोटा के जरिए, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ब्लड है तो इस साइड में फिल होता जा रहा है, वो जैसे ये फिल हो गया तो ये पूरे बॉडी के अंदर इसको भेज दिया जाता है। तो जो ब्लड है वो किस तरीके से हार्ट के अंदर एक साइड से दूसरी साइड में अलग अलग सेपरेटेड फॉर्म में जाता है, ऑक्सीजनेटेड एंटी ऑक्सीजनेटेड मिक्सअप नहीं होता, क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद है हार्ट एंड नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या होते हैं, ये कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि जो हार्ट है, जो हार्ट होता है उसकी पंपिंग में मदद करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं जो कि केवल हार्ट में ही पाई जाती हैं। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर दैट ऑफ द एट्रिया। जो वेंट्रिकल की वाल होती हैं वो थिकर होती हैं एट्रियम से, क्योंकि जो ब्लड जो प्रेशर होता है ज़्यादातर, जो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ज़्यादा प्रेशर हार्ट का वो वेंट्रिकल्स ही सहन करती हैं। नोडल टिश्यू क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूटेड हार्ट। तो स्पेशल प्रकार की कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि पूरे हार्ट के अंदर फैली होती हैं और इसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं, जैसे SAN साइनो एट्रियल नोड, ए पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम जो पोर्शन होता है उसके बिल्कुल अपर कॉर्नर में, राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है ये स्पेशल पैच। पैच का मतलब एक धब्बा होता है, मतलब एक टिश्यू की गांठ होती है जो कि राइट अपर कॉर्नर में पाई जाती है राइट एट्रियम के, उसको साइनो एट्रियल नोड SA नोड बोलते हैं। उसके बाद एट्रो वेंट्रिकुलर नोड AVN बोलते हैं इसको। अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एंट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एक दीवार होती है किस किस के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसके बिल्कुल कॉर्नर में थोड़ा राइट एट्रियम साइड में एक पैच पाया जाता है, अदर मास ऑफ टिश्यू पाया जाता है, उसको AV नोड बोला जाता है। उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल AV बंडल क्या होता है, ये ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स। बंडल मतलब एक गुच्छा होता है नोडल फाइबर का, कंटिन्यूज फ्रॉम AVN से शुरू होके पासिज थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या था, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में रहता है, टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू द राइट एंड द लेफ्ट बंडल। तो ये पूरे हार्ट के अंदर फैला होता है, जितने भी सेप्टम है, सेप्टम के अंदर ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है वो फैली होती हैं। परकंजी फाइबर क्या होते हैं, मिनट फाइबर्स राइज्ड फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ AV बंडल्स टू थ्रू आउट वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिसेप्टिव साइड्स। जितनी भी जो ये बंडल्स हैं, गुच्छा है ये अलग अलग फाइबर्स का, जो हमने एंट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, तो वहां से कुछ छोटे छोटे धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं अपनी अपनी साइड में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू का जो एक टाइप का कॉम्पैक्टनेस है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पिक से भी देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं इसके नोडल टिश्यू के, जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली दैट इज इट्स ऑटो एक्साइटेबल। तो मतलब जो भी हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जाएगी तो वो बिना किसी बाहर की स्टिमुलिटी के, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं आता, ये खुद ही ऑटो एक्साइटेबल का मतलब खुद ही इनके अंदर स्टिमुलस आता है और खुद ही एक रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो करवाते हैं हार्ट की। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए माइन्यूट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल टिश्यू। तो जो एक्शन पोटेंशियल है, जो एक करंट ये सप्लाई करते हैं पूरे हार्ट के अंदर, तो उनकी जो मात्रा है वो, उनके जो नंबर है वो अलग अलग हो सकते हैं और ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम के ऊपर। अलग अलग नोडल सिस्टम में अलग अलग ये जो स्टिमुलस हैं उनका नंबर वेरी करता है। SAN जिसको पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर मतलब एक लयबद्ध तरीके से काम करवाने वाला, एक पेस में काम करवाने वाला। तो जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो ये बहुत ज़्यादा जो मैक्सिमम पोटेंशियल वो अराइज कर सकता है, वो कितने होते हैं 70 से 75 पर मिनट, एक मिनट में इतने एक्शन पोटेंशियल बनाता है और यही हार्ट बीट बनाते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो इन एक्शन पोटेंशियल से ही, इन करंट से ही तैयार की जाती हैं। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 टू 75 टाइम्स इन ए मिनट। एवरेज है जो 72 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, तो वो इन एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही
वो धड़क पाता है। उसके बाद है जो हमने यहाँ पे बात करी थी, ये सबसे पहले एक नोडल टिश्यू SAN नोड बोलते हैं इसको, ये AV नोड है। और उसके बाद AV नोड से अलग अलग सेप्टम के अंदर, जैसे ये सेप्टम है और यहाँ पे भी अलग अलग जो सेप्टम है उनके अंदर क्या किया जाता है, इनको पूरे फाइबर्स को फैलाया जाता है। और जैसे हमने ब्लड का वो सर्कुलेशन तो देखा ही था कैसे ब्लड फिल होता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो ये एक्शन पोटेंशियल करंट सा निकलता है इनमें से, और ये करंट क्या करता है पूरे फाइबर्स के जरिए पूरे हार्ट में फैला देता है। उसी के जरिए जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है जो हार्ट की वो हो पाती है, और इसी की वजह से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट है जो किस तरीके से पूरे हार्ट के अंदर फैल रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, SA नोड से हो रही है। उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, AV नोड के पास, और AV नोड से वो अलग अलग जो प्रकंजी फाइबर्स के जरिए पूरी कार्डियक मसल्स है जो हार्ट की वहाँ पे फैल जाता है। और वहीं से जो करंट है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में मदद करता है। मेन काम इसका कॉन्ट्रैक्शन का ही होता है, रिलैक्सेशन तो अपने आप ही होता है। उसके बाद है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब दोहरा परिसंचरण बोलते हैं इसको। ईच आर्टरी एंड वीन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो प्रत्येक आर्टरी और वीन्स हैं जो ब्लड वेसल्स हैं तो 3 लेयर होती है उनके अंदर, ट्यूना इंटीमा, ट्यूना मीडिया और ट्यूना एक्सटर्ना। इंटीमा मतलब अंदर वाली लेयर होती है बिल्कुल, स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी होती है ये। उसके बाद एक एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, कोलेजन फाइबर होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। और इन दोनों लेयर के बीच में एक मिडल लेयर प्रेजेंट होती है जो स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं, जो कि इलास्टिक फाइबर होता है, लचक होती है उनके अंदर, और कंपैरेटिवली थिन इन वीन्स। वीन्स में यही चीज़ है वो पतली पाई जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वाल है मोटी होती है आर्टरीज में। और किसकी वजह से, ये ट्यूनिका मीडिया की वजह से। ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज में मोटी होती है जबकि वीन्स में पतली होती है। आर्टरीज में मोटी होने का कारण क्या है, क्योंकि जो भी ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर एक बनता है, वो सारा ब्लड प्रेशर आर्टरीज के ऊपर पड़ता है, वीन्स के ऊपर ब्लड प्रेशर नहीं पड़ता है। जिसकी वजह से जो पल्स रेट भी हम चेक करते हैं वो आर्टरीज के ही जो अलग अलग जो हार्ट बीट होती हैं उसी बेस पे पल्स रेट भी जो एक लय में चलती रहती हैं वो आर्टरीज में ही होती हैं। तो आर्टरीज में डायरेक्ट प्रेशर है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो आर्टरीज थोड़ी सी फूलती हैं, और इसी प्रेशर को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए जो वाल्स हैं आर्टरीज की वो थोड़ी सी थिक बनाई जाती हैं। ब्लड पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंटर पल्मोनरी आर्टरीज। जब राइट वेंट्रिकल साइड से ब्लड पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द अरोटा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल भाग हमने देखा था पीछे भी, वो अरोटा के अंदर ब्लड को लेके चला जाता है। तो दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि लंग्स से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द pulmonary artery is passed on to the lungs। तो pulmonary arteries के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेना कावा के जरिए जो कि हार्ट के एट्रियम में, राइट एट्रियम में लेके आया जाता है, उसके बाद उसको राइट वेंट्रिकल में लेके जाया जाएगा और फिर उसको पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में पहुंचाया जाता है। और उसके बाद लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी जो कि लेफ्ट एंट्रियम में लेके आएंगी। और जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है ये अपोजिट फंक्शन करती हैं। वैसे तो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं पूरे शरीर में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स उठाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स हैं वो अपोजिट काम करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स के पास, जबकि पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आती हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, पूरे बॉडी के अंदर जो पूरे सिस्टम में जो भी ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है पूरे टिश्यू के अंदर उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में एंटर करता है किस में से, जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से, तो उसको अलग अलग जो नेटवर्क होता है आर्टरीज का उनके द्वारा एट्रियोल्स बिल्कुल फाइन ट्यूब हो जाती हैं एट्रियल्स की, आर्टरीज की। और उसके बाद जब एट्रियोल्स आगे जाके और जाकर ज़्यादा पतली बन जाती हैं तो उनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो एक जाल जैसी जो स्ट्रक्चर बनती है पूरी बॉडी में वेसल्स की, तो उनके द्वारा पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाया जाता है। और टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्यूल्स की, वेन्यूल्स मतलब बिल्कुल फाइन वीन्स होती हैं, और वो वीन्स आगे जाके वेन्यूल्स वीन्स बनाती हैं, और वीन्स आगे जाके वेना कावा, मतलब जैसे जैसे इनका डायमीटर बढ़ता रहता है, दो ट्यूब आपस में कनेक्ट होकर तीसरी ट्यूब बनाती हैं तो उनका डायमीटर बढ़ता है तो उनके नाम भी बदलते रहते हैं। और उसके बाद जो वेना कावा है वो किसके अंदर एम्प्टी हो जाती है, राइट एट्रियम के अंदर। और इनका काम क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन
oxygen and other essential substance to the tissue that takes carbon dioxide and other harmful substance away from the for the elimination। तो जो न्यूट्रिशन सप्लाई का काम होता है वो ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो करता है, और साथ में जो डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल वगैरह होता है, डीऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर जो हार्मफुल वेस्ट है उनको शरीर से बाहर एलिमिनेट करने में मदद करता है। उसके बाद हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये क्या होता है? वैस्कुलर कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में और लीवर के बीच में एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन पाया जाता है, इसका ट्यूब्स का, जो ब्लड वेसल्स है उनका, तो उसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड आता है, जो अलग अलग न्यूट्रिशन को लेके आता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वो लीवर के पास जाता है। तो इस प्रकार का एक अलग सा नेटवर्क बनता है, उसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसी प्रकार से कोरोनरी सिस्टम भी होता है, जिसमें ब्लड इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सटेंसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी एंड फॉर कार्डियक मस्कुलेचर। तो जो कोरोनरी का मतलब होता है, हार्ट की जो वाल होती हैं, तो उनके अंदर भी जो ब्लड है वो स्पेशल टाइप की वेसल्स के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, क्योंकि हार्ट को खुद को भी ब्लड की जरूरत होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है तो वहाँ भी कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं, तो उनको भी रिमूव करना जरूरी है, और जो एनर्जी वहाँ पे प्रोडक्शन होगी उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अपनी वाल को न्यूट्रिएंट करने के लिए, कार्डियक मस्कुलेचर को अपना जो ब्लड है पहुंचाने के लिए कोरोनरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक इसी प्रकार से रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, जो किडनी से रिलेटेड होता है, तो वो स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन होता है। तो डबल सर्कुलेशन में हम यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे जो ब्लड है वो किस तरीके से पूरी बॉडी में जाता है। जैसे जो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो उसमें से अलग अलग टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे लेके आया जाएगा? राइट एट्रियम के पास। और राइट एट्रियम में कौन लेके आएगा? एक इन्फीरियर वेना कावा होती है, एक सुपीरियर वेना कावा, मतलब वीन की बड़ी पाइप होती हैं ये, जो पूरी बॉडी से ब्लड को वो लेके आती हैं, हार्ट के अंदर खाली कर देती हैं। हार्ट में जैसे ये राइट एट्रियम में आएगा तो प्रेशर से ये वाल्व खुल जाते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व, और जो ब्लड है वो लेफ्ट इसमें राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल में होती है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से फिर पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी जो लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम देख सकते हैं कलर जो काफी साथ चेंज हो गया साथ में ही, तो वो रेड ब्लड है जो, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा हम देख सकते हैं यहाँ पे वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही है। तो जो आर्टरी और वीन है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के नाम से उनका नाम नहीं आया है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है या डीऑक्सीजनेटेड, उनका नाम आता है हार्ट से जो दूर जा रही हैं, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही हैं, मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको आर्टरीज बोलते हैं। और जो टुवार्ड्स हार्ट, हार्ट के पास जैसे जो वीन्स हैं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हार्ट के पास ब्लड को लेके आ रही हैं, और जो पल्मोनरी वेन है वो भी हार्ट के पास ब्लड को लेके आ रही हैं। तो जो हार्ट के पास ब्लड को लेके आती हैं उनको हम पल्मोनरी, जो उनको हम वीन्स बोलते हैं, और जो दूर लेके जाती हैं जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में एम्प्टी कर लिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम नहीं है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है ये, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से अरोटा के जरिए अलग अलग जो टिश्यू हैं उनके अंदर ब्लड को फिर पहुंचाया जाता है। तो जो यहाँ भी हम देख सकते हैं जो आर्टरीज है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही हैं, तो इसलिए आर्टरीज स्पेशली नाम ही इसी बेस पे दिए गए हैं। अवे फ्रॉम द हार्ट के लिए आर्टरी है, टुवार्ड्स हार्ट के लिए वेन्स वर्ड यूज किए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम समझ सकते हैं जैसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो किस तरीके से एरोज जो शो कर रही हैं, जैसे ये एरोज गई हैं हार्ट के पास, हार्ट से लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट, और फिर उसके बाद वापस सेवरल ऑर्गन के पास। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लंग्स से जो ऑक्सीजन है टिश्यू के पास पहुंचाई, और टिश्यू से CO2 है जो वापस लंग्स के पास पहुंचाई। तो जो एक कंप्लीट सर्कुलेशन है वैसे उसके अंदर जो हार्ट है उसमें से ब्लड दो बारी पास हो रहा है, एक बारी तो हार्ट के पास, हर जो टिश्यू से लंग्स के पास जाते टाइम, और एक बारी वापस आते टाइम भी हार्ट में से पास होता जा रहा है। तो दो बारी हार्ट में से पास होना एक सिंगल सर्कुलेशन के टाइम पे, उसी को क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन। तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट जिनके पास पाया जाता है उसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। जिसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है उस केस में क्या होता है,
ये वाला जो कनेक्शन है, इस साइड वाला कनेक्शन, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। वो हार्ट में जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उसके बाद उसको जैसे गिल्स के पास भेजा जाएगा, जैसे हमने फिशिज में देखा था, और गिल्स से डायरेक्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट टिश्यू के अंदर भेज दिया जाता है, अलग अलग ऑर्गन के पास भेज दिया जाता है जहाँ पे भी उसकी जरूरत पड़ती है। कार्डियक साइकिल से हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। तो जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और इसका मतलब ये है कि एक बीटिंग में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और 1 मिनट में बहुत सारे जो कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। सो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, और यदि हम एक कार्डियक साइकिल के जो टाइम है वो पता करें, जैसे 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड को यदि हम 72 से डिवाइड करते हैं तो एक बीट का टाइम आ जाता है, एक धड़कन का जो टाइम है वो 0.8 सेकंड है। और एक धड़कन का मतलब क्या है, एक कार्डियक साइकिल। तो ड्यूरेशन यदि पूछते हैं तो एक कार्डियक साइकिल की वो कितनी है, 0.8 सेकंड होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ईच वेंट्रिकल्स पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। जो एक सिंगल कार्डियक साइकिल होता है उसमें जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो अलग अलग ऑर्गन से जो ब्लड को कितना लेके आती हैं, 70 मिलीलीटर ब्लड है एक, मतलब एक साइकिल के अंदर, मतलब 0.8 सेकंड में 70 मिलीलीटर ब्लड है वो हार्ट के अंदर लेके आया जाता है। तो उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 मिनट में कितना पंप किया जा रहा है प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा, वो इसमें आ जाता है। इसको कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारा आया था 70 मिलीलीटर इंटू में हार्ट रेट, मतलब जो 72 टाइम्स होती हैं, तो 70 को 72 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाती है 5000 मिलीलीटर या फिर 5 लीटर इन ए हेल्थी इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि जो हमारा शरीर में 5 मिलीलीटर ब्लड है वो पंप कर लिया जाता है 1 मिनट के अंदर। और नॉर्मली एक अडल्ट के अंदर 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है। तो 1 मिनट के अंदर ही पूरा जो ब्लड है सर्कुलेट होकर हार्ट में दोबारा आ जाता है, सारे ऑर्गन के अंदर चला जाता है वो। और जिसकी वजह से जो कोई भी ड्रग्स वगैरह जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं तो वो 1 मिनट के अंदर ही अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। तो इसका कारण यही है कि 1 मिनट में ब्लड को जहाँ भी पहुंचना होता है पूरे शरीर में वो पहुंच जाता होता है। बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो बॉडी के पास कैपेसिटी होती है जिसके बेस पे वो स्ट्रोक वॉल्यूम है और जो कार्डियक आउटपुट है उसको वो कम ज्यादा कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल है कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट। एथलीट क्या होते हैं, जो धावक होते हैं जो कि ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, विल बी मच हाइयर देन ए ऑर्डिनरी मैन। तो कार्डियक आउटपुट जो 70 मिलीलीटर से भी ज्यादा देखने को मिलती है एक एथलीट के अंदर एक नॉर्मल पर्सन से। टू प्रोमिनेंट साउंड्स हर्ड थ्रू ए स्टेथोस्कोप। जब कार्डियक साइकिल एक जो बीट होती है, एक धड़कन होती है, वो दो साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि हम स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कान के लगा के देखते हैं हम। और उसमें जो दो साउंड आती हैं, एक लब साउंड होती है, एक डब साउंड होती है। जो पहली साउंड होती है उसको लब साउंड बोलते हैं, एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वाल्व। जो ट्राइकप्सिड है वो राइट हैंड साइड में है एट्रिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में बाइकप्सिड वाल्व है। तो जब ये एक साथ बंद होते हैं, ये तो एक साथ बंद होने की वजह से एक साउंड आती है जो कि प्रोमिनेंट साउंड होती है, स्पष्ट आवाज सुनाई देती है, उसको लब साउंड बोलते हैं। जबकि डब साउंड क्या होती है, सेकंड हर्ट साउंड होती है, एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व, जो कि अरोटा में और पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को बचाते हैं। जैसे ही प्रेशर से ब्लड को वेंट्रिकल से पंप किया जाता है, किनके अंदर, आर्टरीज जो पल्मोनरी आर्टरी है और अरोटा है उसके अंदर, तो जैसे ही ब्लड एकदम से बैक आने की कोशिश करता है तो वो वाल्व बंद हो जाते हैं, और उन वाल्व के बंद होने से ही आवाज आती है। तो वो दूसरी आवाज है वो डब साउंड होती है। दीज साउंड आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। मतलब इन्हीं साउंड को यदि नॉर्मली हम सुनते हैं तो यदि नॉर्मल चल रहा है तो पर्सन हेल्थी है, यदि डिजीज्ड पर्सन है, बीमारी है उसको कुछ ना कुछ, तो इन साउंड में भी गड़बड़ी पाई जाती है। इसलिए जो स्टेथोस्कोप है डॉक्टर के पास होता है वो लब एंड डब साउंड को सुनने के लिए ही उनके जो ऑर्डर वे में वो चेक करते हैं कि 1 मिनट में 36 जो 72 टाइम्स जो बीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो कई बार वो आधे मिनट के अंदर भी काउंटिंग कर लेते हैं,
तो उसमें चेक किया जाता है कि कोई पर्सन को डिजीज है या नहीं है, डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस इसका होता है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल हम देखते हैं, एक कार्डियक साइकिल किस प्रकार से पूरा होता है। ऑल द फोर चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहला जो स्टेप होता है जॉइंट डायस्टोल होता है, जिसके अंदर जो सारे चैम्बर हैं हार्ट के वो सारे रिलैक्स्ड स्टेट में है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, कोई एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वाल्व आर ओपन व्हाइल सेमिलुनार वाल्व आर क्लोज्ड। ये जॉइंट डायस्टोल वाली कंडीशन में जो ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व है वो खुले हुए हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो अलग अलग जो एट्रियम है, एट्रियम से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर आराम आराम से आ रहा होता है। और यहाँ पे जो सेमिलुनार वाल्व हैं वो जरूर बंद होते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद अभी बंद हुए हैं, रिलैक्सेशन स्टेज में वो बंद रहते हैं। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लोज इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। तो जो ब्लड है पल्मोनरी वेन से एंड वाना कावा से वो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर रिस्पेक्टिवली आता रहता है। तो जैसे जो पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, और जो वेना कावा है वो राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको एम्प्टी करता रहता है। और SAN नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ एट्रिया। जैसे ही ये आराम आराम से जो ब्लड फिलिंग होती रहती हैं, तो उसी टाइम पे एक SAN मतलब जो ऐसे नोड होती हैं वो एक एक्शन पोटेंशियल को स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो एट्रिया पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और एट्रिया पार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ जाता है। अंडरगो ए साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रियल साइस्टोल इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले एट्रियल्स हैं, जो ऊपर वाला चैम्बर है हार्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। तो 30% एक्स्ट्रा ब्लड है वो एट्रियल सिस्टोल के द्वारा वेंट्रिकल्स में भेजा जाता है, जो सबसे पहला एक्शन पोटेंशियल बना है। उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल है इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड बाय AVN एंड AV बंडल फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ इज ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। उसके बाद जो ये एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल से शुरू हुआ था, इसको पूरी वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है, और वेंट्रिकल में जैसे ही जाएगा तो वहां पे फिर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी और वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। वही एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, और इस स्टेज में जो एट्रिया है वो रिलैक्सेशन स्टेज में चली जाती है, और जो वाल्व हैं वो बंद हो जाते हैं, जो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व है, और एक आवाज वहां पे सुनाई देती है, लब आवाज आती है जो। तो जब ये रिलैक्सेशन स्टेज में चला जाता है तो क्या बोलेंगे हम, एट्रियल डायस्टोल कंडीशन आ जाती है। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में चला जाता है तो एट्रियल डायस्टोल स्टेज में चला जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर काजिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वाल्व। तो इसी केस में जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको बैक फ्लो को बचाने के लिए जो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वाल्व हैं ये बंद होते हैं। इंक्रीजिंग वेंट्रिकुलर प्रेशर ओपन फोर्सफुली सेमिनलर वाल्व गार्डिंग पल्मोनरी आर्टरीज लेफ्ट साइड राइट साइड एंड अरोटा लेफ्ट साइड। तो जैसे ही प्रेशर आ जाता है, जो प्रेशर बनता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकुलर साइड में, तो वेंट्रिकुल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उस प्रेशर से जो सेमिलुनार वाल्व हैं, जो कि एक साइड में पल्मोनरी आर्टरी में है और दूसरी साइड में अरोटा में है, वो ओपन हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टेज में चली जाती हैं, मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स हो जाती हैं, और फॉलिंग वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड काजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर प्रेशर जो बहुत ज़्यादा हाई बना हुआ था, जैसे वो रिलैक्स स्टेज में जाएगी कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और प्रेशर जो कम हुआ है तो उसकी वजह से सेमिलुनार वाल्व हैं वो बंद हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वाल्व्स आर पुश्ड ओपन बाय प्रेशर इन एट्रिया exerted by blood which has being emptied into them by veins। तो जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है जैसे ही और ज़्यादा कम होएगा तो ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वाल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं। बाय प्रेशर इन एट्रिया, एट्रिया में जो प्रेशर आ रहा है किसकी वजह से, जो ब्लड वहाँ पे पंप किया जा रहा है वापस कहाँ से, वीन से, तो उसकी वजह से
जो बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड वाल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये साइकिल है दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये 11 स्टेज चलते हैं इसमें, जो एक के बाद एक आगे बढ़ते रहते हैं। और जो अलग अलग जो हमने इनमें देखा है कि एवी बंडल और एवीएन बंडल, एसएएन बंडल, ये कैसे एसएएन नोड कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल होता है, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होएगा एंट्रिकल्स डायस्टोलिक स्टेज में चली जाती हैं और उसके बाद फिर लास्ट में वेंट्रिकुल डायस्टोल में आ जाता है। और वेंट्रिकुल एंट्रिकल तो पहले से ही डायस्टोल में थी और वेंट्रिकुलर बाद में डायस्टोल हुई है, तो जॉइंट डायस्टोल कंडीशन बोलते हैं। तो जैसे 0.8 सेकंड का कार्डिक साइकिल होता है, तो हार्ट है तो 0.4 सेकंड तो कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.4 सेकंड ही रिलैक्स करता है। इसलिए बोला जाता है हार्ट पूरी जिंदगी में जितनी देर काम करता है उतनी देर वो साथ साथ में रिलैक्स कर लेता है, उसको स्पेशल रिलैक्स करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए एक जो 0.8 सेकंड का जो इंटरवल है उसी में 4 सेकंड वो 0.4 सेकंड रेस्ट करता है, 0.4 सेकंड वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू वेंट्रिकल्स। तो अब फिर जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में फ्रीली मूव कर सकता है, जो कि जॉइंट डायस्टोल को शो करता है। वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स्ड जॉइंट डायस्टोल एंड स्टेट व्हील एसएएन जनरेट ए न्यू एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो साइकिल है, जो 11 स्टेप का हमने देखा है, ये दोबारा से शुरू हो जाता है। तो उसके बाद हम थोड़ा पिक से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में कॉन्ट्रैक्शन ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं, बाद में नीचे वाले पोर्शन में होती हैं। तो जो हम अलग अलग जो एरोज देख रहे हैं, ब्लड जैसे ही ऊपर वाले चैम्बर में आएगा तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये वाल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो ब्लड आता है वो वाल्व ये वाला ओपन हो जाता है, तो ब्लड नीचे की तरफ आता है, एरोज देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो जो ये ब्लड है वो एक साइड में पल्मोनरी वेन्स में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और इस वाली साइड से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसकी साइड में से अरोटा के जरिए भेज दिया जाता है। और देख सकते हैं पहले एट्रियल सिस्टोल है, एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, उसके बाद एट्रियल डायस्टोल है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। इस तरीके से साइकिल चलता है। और जो ईसीजी होता है वो ईसीजी इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बेस पे ही जो रीडिंग है वो बनाता है। मतलब जैसे जैसे हम देख सकते हैं, यदि ध्यान से देखें तो एट्रियल डायस्टोल में यहाँ से जो रेस शुरू हो रही है, उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ये वाला पोर्शन आता है, उसके बाद एट्रियल डायस्टोल में ये कंडीशन आती है, थोड़ी सी आगे बढ़ता रहता है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जो ये ग्राफ है आगे बढ़ता रहता है। तो थोड़ा सा ये मेडिकल फील्ड में ज़्यादा डिटेल से देखने की चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्डियक साइकिल है, जो जैसे ये एक 0.8 सेकंड का टाइम है, ये जिस तरीके से जो ग्राफ है वो ईसीजी ग्राम में हमको देखने को मिलता है। जब ईसीजी हम देखेंगे तो उसमें भी ये डिटेल आएगी। जैसे ब्लड है ऊपर से यहाँ पे फिल होएगा और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं ऊपर से शुरू हो रही है, एक्शन पोटेंशियल ऊपर से शुरू है, पूरी हार्ट के अंदर आ रहा है। तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग में करेगा एंट्रिकलर, जिसको सिस्टोल बोलते हैं, और उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल आती है कंडीशन। और यहाँ पे हम अलग अलग जो इवेंट है वो देख सकते हैं। जैसे 0.1 सेकंड है ए एस एट्रियल सिस्टोल है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल है जो कि कितने टाइम तक चलती है, 0.1 0.3 तक सेकंड तक, 0.2 सेकंड तक। उसके बाद आगे शुरू हो जाता है डायस्टोल कंडीशन, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक साथ ही होती हैं दोनों प्रोसेस। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एट्रिकुलर डायस्टोल एक ऐसी स्टेज आती है जब दोनों कंडीशन डायस्टोल में होती हैं, दोनों रिलैक्स कर रही होती हैं। तो यहाँ पे जितना टाइम साइस्टोल का है उतना ही टाइम डायस्टोल का है, उतना टाइम सिस्टोल का है। तो डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन है, और सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो 0.4 सेकंड एक जो रेड कलर का पोर्शन है वो सिस्टोल को शो कर रहा है। जैसे ये हम देख सकते हैं, ये सिस्टोल है, ये भी सिस्टोल है। तो 3 सेकंड तो ये होगी, 0.3 सेकंड तो ये होगी, और 0.1 सेकंड ये ऐड होगी, तो टोटल कितना हो जाता है, 0.4 सेकंड। और जबकि इस साइड में भी हम देख सकते हैं ब्लू कलर का पोर्शन है, पूरे किस में कवर किया हुआ है, ये डायस्टोल में। ये रिलैक्सेशन स्टेज है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेज है। और यहाँ पे हम आइडिया ले सकते हैं क्या, 0.4 सेकंड एक साइड में, 0.4 सेकंड और दोनों मिलके 0.8 सेकंड बनाते हैं, जिसकी वजह से एक हार्ट बीट है वो बनती है, कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, जो कि हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। जैसे आवाज है ये पीप पीप पीप,
और पी ये आवाज़ आती है, जो जैसे कि कोई भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है तो उसमें जो एक मशीन होती है जो कि आवाज़ करती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। टाइप ऑफ मशीन यूज्ड टू ऑब्टेन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो मशीन को बोलते हैं, और जो वो एक पैटर्न सा बना के देती है, ग्राफ सा बनाती है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राफ मशीन का नाम है, और जो ग्राफ हमको दिखाई देता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। तो क्या शो करता है ईसीजी? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है जो कि कार्डियक एक्टिविटी, जो हार्ट की एक्टिविटी है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ईसीजी को, स्टैंडर्ड ईसीजी को हमने यदि अच्छे ढंग से प्राप्त करना है तो पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। तो 3 जगह से कनेक्ट किया जाता है पेशेंट को, 3 अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन है वहाँ पे अटैच किया जाता है। स्पेशल टाइप के वैक्यूम से होते हैं, वो चिपकाए जाते हैं बॉडी पे। 1 टू ईच रिस्ट, एक तो लगाया जाता है प्रत्येक कलाई के ऊपर, और एक लगाया जाता है टू द लेफ्ट एंकल, जो टखना होता है लेफ्ट टखने पे लगाया जाता है। दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी। तो ये तीनों जगह ऐसी होती हैं जहाँ से हार्ट एक्टिविटी है वो हम चेक कर सकते हैं। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स ऑफ आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। तो चेस्ट रीजन के ऊपर भी काफ़ी सारे जो मल्टीपल लीड्स हैं वो वैक्यूम से रबड़ की जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं वो चिपकाई जाती हैं, जिससे कि और अच्छा जो व्यू है वो आता है। अब देखते हैं जो ईसीजी बना होता है उसके अंदर अलग अलग जो स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती हैं। ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड P2A दैट कोरोस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होते हैं हार्ट के अंदर, तो उसके अंदर अलग अलग जो रीजन, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग जो एक्टिविटी है शो करते हैं। जैसे पी वेव होती है, जैसे डायग्राम में देखें हम, पी वेव क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन शो करती है ऑफ एट्रिया लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। जिसमें जो दोनों एट्रियल, हम इसको बोल सकते हैं सिस्टोल कंडीशन को पी वेव शो करती है। जब दोनों एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती हैं तो उस टाइम पे जो एक सिग्नल बनता है उसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। उसके बाद पी के बाद आता है QRS कॉम्प्लेक्स, रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इनिशिएटिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक हाइयर पीक चली जाती है जिसको QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन है वो Q के थोड़े टाइम बाद शुरू होती है, और जिससे कि साइस्टोल की कंडीशन को ऐसा माना जाता है कि अभी सिस्टोलिक कंडीशन आएगी। मतलब जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो क्यू के थोड़े से टाइम के बाद आती है। टी वेव्स रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट रीपोलराइजेशन। मतलब जो डायस्टोल कंडीशन आएगी, अभी शुरुआत में क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल था जो पी वेव शो कर रही थी, QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। उसके बाद टी वेव क्या शो करेगी, डायस्टोल कंडीशन मतलब रिलैक्सेशन कंडीशन, और टी वेव मार्क एंड ऑफ द सिस्टोल। और टी वेव ही साथ में क्या रिप्रेजेंट कर देती है कि जो कॉन्ट्रैक्शन का जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है और रिलैक्सेशन वहां से शुरू होती है। बीट रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेज इन ए गिवन टाइम पीरियड हर्ट। तो हर्ट के अंदर जो भी हर्ट का एक टाइम पीरियड है, हर्ट बीट जैसे काउंट करते हैं, इसी प्रकार से जो QRS होते हैं वो हर्ट बीट ही होती हैं, जो कि हम देख के, ग्राफ को देख के हम पढ़ सकते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम द शेप इंडिकेट्स ए पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिजीज। तो ये मशीन लगाई इसलिए जाती है ताकि कोई ना कोई डिजीज है वो चेक की जा सके, कोई भी एबनॉर्मलिटीज है, कोई भी डिसऑर्डर है, उसको चेक करने के लिए ही, कोई भी डेविएशन यदि इनमें मिलता है तो उससे हमको डिजीज का पता लग जाता है। तो अब है रियलिस्टिक पीक, ये देख सकते हैं हम। तो जो अलग अलग पीक बन रहे हैं, ये शुरुआत में पी वेव है, उसके बाद TQRS होता है, ये जो एक पीक सी ऊपर जाके नीचे जाती हैं, और उसके बाद लास्ट में अलग अलग, जैसे टी वेव है, ये पी वेव है, ये शुरुआत वाली पी वेव है जो शुरुआत थोड़ी सी ऊपर उठती है जो वेव, उसके बाद थोड़ी नीचे आती है, PQ सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो QRS, जो बिल्कुल नोक, नीचे वाली नोक, ऊपर वाली नोक, जो पीक है बिल्कुल, और S, तो QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसी को काउंट करके हम हार्ट बीटा काउंट करते हैं। उसके बाद ST सेगमेंट होता है, और T वेव लास्ट वाली वेव होती है जो कि रीपोलराइजेशन शो करेगी। P है वो डीपोलराइजेशन शो करती है,
और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहे हैं, जैसे ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बने हैं, तो वहीं से जो ये सिग्नल है वो स्टार्ट हो गए हैं। जैसे यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ है तो पी वेव आती है, उसके बाद जैसे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ आती है तो टी क्यू आर एस एकदम से बन जाती है, और उसके बाद लास्ट में जब रिलैक्सेशन होती है तो टी वेव बनती है। तो पी वेव एट्रियल सिस्टोल, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जबकि टी वेव है वो डायस्टोल कंडीशन को शो करती हैं। और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो स्लो स्पीड में शो कर रखा जो डायग्राम है, इसके अंदर जैसे ऊपर वाला पोर्शन स्टार्टिंग में, जैसे ये जो लाइन है जब यहाँ से शुरू होगी वो देखेंगे, जैसे स्टार्टिंग में ऊपर वाले से जो सिग्नल बने हैं तो P बना है, उसके बाद नीचे वाले में जो सिग्नल करंट पहले है उसे QRS बनता है, और लास्ट में जब ये करंट बिल्कुल बंद हो जाता है तो टी वेव बनती है। तो इस तरीके से जो एक कंप्लीट जो ECG काम करती है, एक लाइन का जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट। तो जैसे काउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे ये अलग अलग बन रही है, जैसे यहाँ पे बनी है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद ये हार्ट बीट को शो करती हैं, जितनी बार भी ये बनती रहती हैं, ऊपर टाइम चलता रहता है और टाइम के हिसाब से हम इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जो भी हार्ट की एक्टिविटी है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। मायोजेनिक हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब जो भी एक्टिविटी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो खुद ही हार्ट ही कंट्रोल करता है, जिसको इसलिए उसको मायोजेनिक ऑर्गन भी बोला जाता है। ऑटो रेगुलेटेड होता है, इसको किसी भी दूसरे ऑर्गन के ऊपर मतलब अपनी एक्टिविटी के लिए डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो ऑटो एक्साइटेशन करती हैं, जो करंट वगैरह है, जैसे वैसे तो ब्रेन से सिग्नल आते हैं, करंट आता है एक ब्रेन से, तो वो करंट ही हमारे शरीर में अलग अलग एक्टिविटी करवाता है। लेकिन यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है हार्ट के पास खुद की होती है, नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मेडुला ओब्लागेंटा मॉडरेट कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS। तो मेडुला ओब्लागेंटा जो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है वो भी जो कार्डियक फंक्शन है उसको देखता है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ये एक जो उसके जरिए ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक, जो एक तो एक्टिविटी को बढ़ाना काम करता है, दूसरा एक उसको कम करने का। और ऑटोनोमी का मतलब है खुद जो काम करता है, अपने आप जो एक्टिविटी करता है। न्यूरल सिग्नल भी जरूरी होते हैं ऐसे तो कार्डियक एक्टिविटी में, जैसे सिंपैथिक नर्व सिस्टम है, पार्ट ऑफ ANS है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का। ये क्या करता है, सिंपैथिक हार्ट रेट को बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करता है, ये एक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है। जबकि जो पैरासिम्पेटिक न्यूरल सिग्नल होते हैं ये भी एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ही भाग है, जो ऊपर वाले की एक्टिविटी को कम करता है। डिक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, जिसकी वजह से जो कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो कम हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कम होगी और कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाती है। तो कहीं पे भी काम करते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही करते हैं। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। जो एड्रेनल मेडुलरी एक ग्लैंड होती हैं जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी क्या कर देती हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती हैं। जो एड्रेनल ग्लैंड है, जो हम लास्ट चैप्टर रहेगा 11th क्लास का उसमें भी देखेंगे, तो ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जब भी हमको कोई ऐसी कंडीशन मिल जाती है जिसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं तीन, या तो फाइट कर सकें हम किसी से, या फिर फ्लाइट कर सकें, या फिर फ्राइट कर सकें, मतलब डरते हैं जब किसी भी चीज, जब डर जाते हैं, या फिर जब लड़ने की एक इच्छा होती है, या फिर हम भागने के लिए जो हार्मोन होते हैं, थ्री एप ग्लैंड बोलते हैं उसको, उस केस में हमको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हार्ट को जल्दी जल्दी बीट करना पड़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट उस टाइम पे भी बढ़ जाती है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हम देख सकते हैं वैसे तो ऐसे नोड ही जो जितना भी एक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह रिलैक्सेशन के लिए जो सिग्नल बनाता है वो है, लेकिन फिर भी जो अलग अलग पोर्शन होते हैं जैसे कि सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं वो भी काम करते हैं, पैरासिम्पेटिक नर्व फाइबर्स हैं, सिंपैथिक नर्व फाइबर हैं, तो ये एक्टिविटी अलग अलग ढंग से कंट्रोल करते हैं हार्ट की। उसके अलावा सिंपैथिक नर्व फाइबर्स टू एड्रेनल ग्लैंड, तो जो सिंपैथिक नर्व सिग्नल है वो एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर जाएंगे। एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करेगी जो कि ब्लड के जरिए हार्ट के पास आएगा, और हार्ट से अलग अलग जो स्टिमुलेशन है वो करवाता है। उसके अलावा कुछ बैरो रिसेप्टर्स इन द वॉल ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कैरोटिड आर्टरी होती हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि कुछ भी सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं। कैरोटिड बॉडी कीमो रिसेप्टर्स,
ये हमने जो कैरोटिड आर्टरी है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखा है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये बात देखी थी कि जब CO2 और H पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं तो उस केस में कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई की जा सके, CO2 को शरीर से बाहर निकाला जा सके। इसी प्रकार से बैरो रिसेप्टर इन एरोटा, ये भी क्या करते हैं, अलग अलग जो रिसेप्टर हैं ये कंसंट्रेशन चेक करते हैं अलग अलग गैसेज की, खासकर ये CO2 की और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन चेक करते हैं। जब ये मात्रा इनकी ज़्यादा हो जाती है बॉडी में तो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ा दी जाती है। तो ये अलग अलग रिसेप्टर हैं, तो बिल्कुल एक नेटवर्क टाइप में काम करते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इनकी। उसके बाद है जो लास्ट लास्ट टॉपिक रहेगा, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बीमारियां क्या होती हैं अलग अलग। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है वैसे, यदि हम डेफिनेशन देखें तो जो भी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और वो ब्लड प्रेशर वाल्स के ऊपर लगता है और जो वाल पे लगने वाले ब्लड के प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं और ये हाई भी हो जाता है लो भी हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये कब होता है, ही रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90। तो वैसे तो जो बीपी है वो कितना होना चाहिए, 120/80 मिलीमीटर मरकरी बोलते हैं उसको, इतना होना चाहिए 120/80, लेकिन यहाँ पे 140/90 है। तो एक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर होता है ऊपर और नीचे डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 120 तक जाना चाहिए, कम से कम वो 80 तक रहना चाहिए। और लेकिन यदि हम लगातार चेक करें पर्सन का बीपी और वो बार बार 140 और 90 के बीच में आ रहा है तो उसकी वजह से क्या है, वो हाइयर बीपी माना जाता है उसका, मतलब हाइपरटेंशन का शिकार है वो पर्सन। हाइपर ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज। और यदि बीपी ज़्यादा है तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से साथ में हार्ट में तो डिजीज आएंगी, साथ में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है जैसे ब्रेन है, किडनी है, उन ऑर्गन्स को भी वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है। कोरोनरी हार्ट आर्टरी डिजीज, CAD जिसको बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, इफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। जो स्पेशली हार्ट जब अपनी खुद की मसल्स को सप्लाई करता है ब्लड, उन मसल्स के अंदर उन मतलब मसल्स को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स हैं वो यहाँ पे डैमेज हो जाती हैं, caused by deposits of the calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which makes lumen of the arteries narrower। तो जो ये आर्टरीज होती हैं कोरोनरी आर्टरीज, इनकी उसमें आर्टरीज के अंदर जो ये सब्सटेंस है इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, कैल्शियम है, जिसकी वजह से उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, उनका ल्यूमन, उनका जो इंटरनल कैविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है। एजाइना क्या होता है, एजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं इसको, एजीना या एंगीना। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग इन द हार्ट मसल्स। तो इसमें जो चेस्ट है उसमें दर्द रहता है और वो किस चीज़ की वजह से, जब प्रॉपर ऑक्सीजन है वो हार्ट मसल्स में नहीं पहुंच पाती। तो हार्ट कहाँ, चेस्ट में, या चेस्ट में जो पेन होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हार्ट फेलियर, तो ये क्या कंडीशन है, इसके अंदर स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। इसके अंदर क्या है, हार्ट है वो ठीक ढंग से पंप नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसको कई बार कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि जो कॉन्जेशन ऑफ लंग्स, कॉन्जेशन का मतलब होता है जो लंग्स हैं वो भरे रहते हैं एयर की वजह से, लेकिन वो आगे सप्लाई नहीं हो पाती है। तो हालांकि वहाँ पे तो पूरी ऑक्सीजन वगैरह सही ढंग से जाती है लेकिन आगे नहीं पहुंच पाती है। इसी की वजह से जो कॉन्जेशन ऑफ लंग्स हैं, मतलब लंग्स का भरे रहना ऑक्सीजन से या फिर एयर से, वो इसका सिम्टम होता है और हार्ट फेलियर का। जबकि जो नेक्स्ट है वो है कार्डियक अरेस्ट। इसके अंदर क्या है, जो हार्ट है वो जकड़ जाता है और जब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, मतलब हार्ट धड़कना बंद कर देता है, और हार्ट अटैक भी बोलते हैं इसको, व्हेन हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड, जब हार्ट मसल्स है एकदम से डैमेज हो जाती हैं, और बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जब उसकी खुद की मसल्स के अंदर जो सही ढंग से सप्लाई नहीं हो पाती है ऑक्सीजन की, मतलब, और उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे एनर्जी नहीं पहुंचेगी, एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो एटीपी नहीं बनेंगे, और एटीपी नहीं बनेंगे तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है वो क्रिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो एक ही कंडीशन में रह जाता है, वो धड़कना बंद कर देता है। तो उसी को हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं।